हेलो मेरे नन्हे मुन्नो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आपका आपके चैनल बायो विद तोशी मैम हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट में लिख के बताना। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम अभी पढ़ रहे थे मंडल का नियम। हाँ, अगर आप पहले बार इस चैनल पे आए हो तो आप वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा काफ़ी। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा ना, ये बहुत टफ है, तो आपको बहुत ही दिमाग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको 12th में फिर से पढ़ने को मिलेगा। और अभी तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल रहा है। अब जब आप 12th में जाओगे ना तो आपको इसका लॉन्ग वर्जन देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेंगी। अभी तो यहाँ आपको बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। जब आप 12th में जाओगे बेटा ना तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। अभी आप समझे रहोगे ना तो फिर आपको 12th में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आप बायो से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स ले लोगे 12th में तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आप बायो से पढ़ोगे 12th, अगर आपको नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो यहाँ से आपके बोर्ड में और नीट में हर जगह ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं आज। कि आपके माता पिता से आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं माता पिता के, वो आपके अंदर कैसे आते हैं। आपके माता पिता का आँखों का कलर या बाल का कलर, या क्या चीज़ माता से आता है क्या पिता से आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कल अनुवांशिक पदार्थ पढ़ लिए थे, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। डीएनए का हर सब लोग आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेना कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या पता एक नंबर में पूछ भी सकता है आपका कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। तो डीएनए और आरएनए का आप याद कर लो। डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो डीएनए से मतलब यहाँ पे देखो आपको लिखा होगा, तो डी से डी, और डीऑक्सी, फिर आर से राइबोज, फिर एन से न्यूक्लिक एसिड, ए से एसिड, और एन से न्यूक्लिक, और डी से पूरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका, ठीक है। तो हमने कल डीएनए पढ़ लिया था और डीएनए का महत्व भी पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है क्रोमोसोम, ठीक है। तो बेटा अब डीएनए तो आपने पढ़ लिया, तो डीएनए और क्रोमोसोम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने आपने कोई चीज़ देखी, मान लो ये कॉपी मेरे पास है, तो मान लो कि ये पूरा डीएनए है, ये पूरा डीएनए है, ठीक है। ये पूरी कॉपी डीएनए है, ठीक है। लेकिन इसका जो बाइंडिंग है, इसके जो किनारे के कॉर्नर है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम ही डीएनए को अच्छे से बना के रखता है। कि डीएनए, क्योंकि आपका क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ी रस्सी होती है। मान लो कि ये बहुत लंबा धागा होता है, जैसे आप रील देखते होंगे, जो वो रील नहीं जो आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देखते हो, वो वाली रील नहीं, वो रील जिसमें मम्मा लोग सुई धागा यूज करते हैं, वो वाला। वैसे ही मान लो बहुत लंबा सा धागा है, तो अगर आप देखोगे अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ दो तो क्या होता है, वो आपस में मुड़ जाता है, उसमें गांठें आ जाती हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम होता है वही क्या करता है, इसको मेंटेन करके रखता है कि आपस में मिलने ना पाए, सिकुड़ने ना पाए, कहीं से कोई गांठ ना पड़ने पाए। तो ये सारा काम कौन करता है, आपका क्रोमोसोम करता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम डीएनए को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए बहुत लंबी चेन होती है, बहुत ही लंबी होती है। एक जैसे आप मान लो, मतलब मान लो कि वही जो मैंने आपको रील बताया वही रील मान लो कि इतना लंबा, उसमें जितने लंबे धागे होते हैं उससे भी लंबा होता है। बट अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो देखोगे वो उसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो वैसे ही आप मान लो आपका डीएनए होता है, बहुत ही लंबा धागा जैसा होता है। तो अगर उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो उसको आपस में मुड़ने नहीं देते, मिलने नहीं देते, सिकुड़ने नहीं देते, उसमें गांठ नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखते हैं डीएनए को, कि सही फॉर्म में रहे वो, क्योंकि डीएनए हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वरना आपकी
जो सूचना है, आनुवांशिक सूचना, वो आपके बच्चों तक नहीं जा पाएगी, अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखो आइए हम समझते हैं। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पे गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे के समान संरचना होती है। ठीक है, तो जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके कोशिका के अंदर सेल्स होता है। हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है। हमारी जो सेल्स होते हैं, यूनिक स्ट्रक्चर होता है हमारा। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने अभी पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमारे जो बेसिक यूनिट होता है वो हमारा सेल होता है। तो सेल के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे दिमाग के जैसे होता है, कंट्रोल करता है पूरे सेल को। ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्या समझा। मान लो कोई ये हमारा कोई सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, धागे के समान संरचना होती है। जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन जालक के संघनन से बनती है। ठीक है, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। तो आपके गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो अगर पूछ लेता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, तो आप लिखोगे कि क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे के समान संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद लिख देना गुणसूत्र क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोसोम, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर जीव के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ये नर तथा मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र को छोड़ करके, जैसे कि मान लो कि लड़का होना है या लड़की होनी है, इनको छोड़ करके बाकी सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑटोसोम के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे आपके बाल का कलर क्या होगा, आपकी आँख का कलर क्या होगा, आपका नाक कैसी होगी, आपकी आँख कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोसोम के अंदर होती हैं। और अब देखो जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है उसमें क्या है, ये जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र या हेटेरोसोम कहते हैं। अच्छा, कभी आपको पूछ ले कि सेक्स क्रोमोसोम पेपर में ना दे करके आपको हेटेरोसोम पूछ ले कि हेटेरोसोम क्या होता है, तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। सेक्स क्रोमोसोम और हेटेरोसोम दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, या तो आप सेक्स क्रोमोसोम कह लो या आप हेटेरोसोम कह लो, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऑटोसोम है, तो ऑटो मतलब समान प्रकार के, और उसी प्रकार से हेट्रोसोम मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, क्योंकि मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा, इसीलिए इसको हम हेट्रोसोम कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑटोसोम आपका अलग होता है, ऑटोसोम मतलब सेम। ठीक है, सेम प्रकार के आपके गुणसूत्र होते हैं, जबकि हेट्रोसोम में आपके डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या कि मेल में क्या होगा, एक्स वाई होगा, और फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स होगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो फीमेल है। और मेल में अगर एक्स वाई होगा तो हम कहेंगे कि ये मेल है। ठीक है, अब देखो ये नर तथा मादा में अलग अलग होते हैं, ये प्रायः एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, हमेशा से पुरुष ही करता है लिंग का निर्धारण। हम ब्लेम करते हैं कि महिलाओं को, लेकिन मेल ही लिंग निर्धारण करता है। जो लड़कियां पैदा होती हैं, आप सभी घरों में आपने देखा होगा, आपके या पीढ़ी में आपने आसपास या कहीं गांव घर में ये लोग कहते हैं कि फिर से लड़की हो गई, फिर से लड़की हो गई, इसी की वजह से लड़की हुई है। तो इसकी वजह से लड़की नहीं होती है, पिता की वजह से लड़की होती है, लड़के की वजह से लड़की होती है, क्योंकि जो करेक्टर जो जो हेट्रोसोम्स होते हैं वो पिता से आते हैं। ठीक है, क्योंकि माता में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है, पिता में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर पिता से एक्स क्रोमोसोम माता के पास आ गया तो लड़की बन जाएगी। उसी प्रकार से अगर उसका जो पिता के अंदर वाई क्रोमोसोम है, अगर वो वाई क्रोमोसोम माता के एक्स क्रोमोसोम में से मिलता है तभी लड़का बनेगा। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही कंडीशन में पिता जिम्मेदार होता है। क्यों जिम्मेदार होता है, क्योंकि पिता के अंदर एक्स तथा वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई क्रोमोसोम द्वारा होता है। मनुष्य में 22 जोड़ी
क्या होते हैं? कायिक तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र या हेटेरोसोम होते हैं। तो 22 जोड़ी क्या होते हैं? आपके ऑटोसोम्स होते हैं, जो मेल और फीमेल में समान प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो 22 जोड़ी समान प्रकार के होंगे और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हेटेरोसोम होते हैं। तो आपका अगर ऑटोसोम पूछता है तो कितना होगा? ऑटोसोम आपके 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है? जबकि आपका सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है? एक जोड़ी होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। मेल में कैसे अलग होगा? अभी हम आगे देखेंगे कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अभी आप यहाँ ये समझो कि मेल में XY क्रोमोसोम होता है, तब लड़का बनता है, और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, जिससे लड़की बनती है, ठीक है? तो काइक ऑटोसोम 22, ऑटो 22, मतलब ऐसे कर लो कि 22 ऑटो, ऑटो में 22, ठीक है? ऑटो 22, 22 ऑटो, 22 रुपए की ऑटो, या 22 रुपए मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऑटोसोम 22 होते हैं, ठीक है? और सेक्स क्रोमोसोम एक जोड़ी होते हैं और ऑटोसोम 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है? अब देखो कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र में क्या अंतर होता है। तो आओ देखते हैं क्या अंतर होता है। ये लिंग निर्धारण से संबंधित होते हैं। तो सही बात है कि ये क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण कराते हैं, मतलब कि या लड़का होगा कि लड़की होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम ही बताता है, ठीक है? अब देखो ऑटोसोम क्या होता है? ये लिंग निर्धारण से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये क्या कराते हैं? ये और चीजें करेक्टर को लेके आते हैं कि जैसे बाल का कलर कैसा होगा, माता से आएगा कि पिता से आएगा, आँख का कलर कैसा होगा, हरा होगा, भूरा होगा, नीला होगा, बैंगनी होगा, कौन से कलर का होगा, ठीक है? आपकी लंबाई कितनी होगी, मतलब और सारे लड़का होगा या लड़की होगा, इसको छोड़ करके बाकी आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, वो सब कौन कराता है? वो ऑटोसोम कराता है, ठीक है? क्योंकि ये आपके माता में भी होता है सेम 22 जोड़ी और पिता में भी सेम 22 जोड़ी ही होता है, ठीक है? अब कह रहे हैं कि मनुष्य में केवल 2 लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल X और Y ही लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो X माता में और XY पिता में होता है, ठीक है? तो मनुष्य में 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं। तो 44 से, अगर देखो कंफ्यूज मत होना बेटा, 22 जोड़ी होता है और 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? मतलब 44 ऑटोसोम होते हैं, जबकि 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। तो 22 और 44 में कंफ्यूज मत होना बेटा, 22 जोड़ी होता है। तो आपको पता है कि एक जोड़ी में 2 होते हैं, ठीक है? एक जोड़ी में 2 चीजें होती हैं। तो वैसे ही आपका 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, लेकिन अगर आपको वहीं पे 22 जोड़ी ना दे करके आपको 44 ऑटोसोम दे दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। 22 जोड़ी, 22 पेयर और 44 एक ही होते हैं, ठीक है? क्योंकि एक जोड़े में 2 होता है, तो वैसे ही 22 दूनी क्या हो गया? 44 हो गया। तो 44 ऑटोसोम या 22 जोड़ी ऑटोसोम एक ही चीजें होती हैं, ये अलग अलग नहीं होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको दे दिया कि मनुष्य में 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं। तब अभी तो आप कहोगे कि मैडम यहाँ तो हमने पढ़ा था कि 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यहाँ तो 44 आ गया। तो 22 जोड़ी होता है और 44 ऑटोसोम होता है, मतलब 22 जोड़ी ऑटोसोम और 44 ऑटोसोम दोनों एक ही हैं, क्योंकि वहां पे पेयर लग गया, यहाँ पे पेयर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सब गिन लिया, ठीक है? तो 44 ऑटोसोम होते हैं। कंफ्यूज नहीं होगे ना? वेरी गुड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मानव नर में XY तथा मानव मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पहले ही पता है कि नर में XY और मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? अब कह रहा है कि नर व मादा में एक समान होते हैं। तो हाँ, सही बात है। तो 22 जोड़ी और जो 44 गुणसूत्र आपने देखा, तो वो नर और मादा में एक समान ही होते हैं, ठीक है? 22 जोड़ी नर में भी और 22 जोड़ी मादा में भी होते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं गुणसूत्रों के कार्य क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, पहला क्या है कि अनुवांशिकी में भूमिका निभाता है। तो गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि गुणसूत्र पर सबसे बड़ा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम पर ही क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है? ये जीन अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, मतलब आपका जो जीन होता है वो क्रोमोसोम पे बैठकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाता है, ठीक है? तो ये एक तरीके से इसकी बॉडीगार्ड होते हैं, या एक तरीके से कह लो तो ये इसका वाहक है, कार्य है इसका, कि अगर जीन को कहीं जाना है तो वो क्रोमोसोम पे बैठ के ही जाता है, ठीक है?
तो अगर इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना है, जैसे माता पिता से संतान में आना है, तो आपके क्रोमोसोम पे बैठ करके ही वो माता पिता से अगली पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, इसलिए गुणसूत्रों को अनुवांशिक वाहक भी कहा जाता है। ठीक, ये डीएनए अणुओं के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो डीएनए से क्या होता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या बन रहते हैं? आपके जीन रहते हैं। ठीक है, जिनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित होते हैं। ठीक है, विभिन्न क्रियाओं का मतलब क्या हो गया कि आपकी आँख कैसी होगी, आपके नाक कैसे होंगे, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके होंठ कैसे होंगे, आपका कलर कैसा होगा, आँख का कलर कैसा होगा, बाल कैसा होगा, घुघराला होगा कि स्ट्रेट होगा। ठीक है, मोटा होगा बाल या पतला होगा बाल। तो बाल भी सोचो कितने वैरायटी के होते हैं, मोटा है, पतला है, स्ट्रेट है या घुघराले हैं, कर्ल हैं। तो ये सारे लक्षण किसमें निहित होते हैं? ये सारे लक्षण आपके जीन में निहित होते हैं। ठीक है, तो जीन ही होता है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो एंजाइम विभिन्न क्रियाओं में समन्वय बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन के जटिल अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के इन अणुओं के संश्लेषण की सूचना नाइट्रोजनस क्षारकों के अनुक्रम के रूप में डीएनए के अणुओं में निहित रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस क्षार जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। अभी तो आप बहुत लकी हो कि आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन्स के इन अणुओं के संश्लेषण की सूचना नाइट्रोजनस क्षारकों के अनुक्रम के रूप में डीएनए अणुओं में निहित रहती है। ये संदेश ट्रिपल कोड के रूप में होते हैं, अर्थात 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम एक यूनिट बनाता है। इसमें केवल एक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कूट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और जो डीएनए होता है इसमें क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। तो डीएनए में और आरएनए में 3-3 सेम होते हैं, जबकि आरएन और एक क्या होता है, विभिन्न डिफरेंट टाइप का होता है। तो जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, अभी आप जब 12th में जाओगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजनस क्षार के अंदर ही क्या होता है, वो जो सूचनाएं होती हैं उसी में निहित होती हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी में ये भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभाता है? यही जो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन बैठा होता है, और जीन में ही क्या होते हैं, जीन ही क्या अनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। अब डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, तो ये सारे इसी के अंदर ही आपके सूचनाएं बैठी रहती हैं। ठीक है, कि बाल का कलर कैसा होगा, आँख का कलर कैसा होगा, ये सब उसी में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन में ये निहित रहता है। ठीक है, और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जनन की इकाई, गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को अनुवांशिक वाहक कहा जाता है। तो यही जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, प्रतिलिपिकरण, मतलब कि अपने जैसे दूसरा बना लेते हैं ये। ठीक है, तो और वही जो संतति गुणसूत्र में से बनते हैं। ठीक है, तो जनन की इकाई है, जैसे कि आपको पहले ही पता किया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही जाता है जीन आपके लक्षणों को लेकर के। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो माता पिता हैं वही लक्षण संतति गुणसूत्र बनते हैं, और वही संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। मतलब जो माता पिता से बच्चे में, संतान में, वही सेल्स पहुंचते हैं। ठीक है, सूचना को लेकर के आते हैं, जिससे माता पिता से कहाँ पहुंचता है, आप बच्चों के अंदर या अगली पीढ़ी के अंदर या संतान के अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र के कार्य होते हैं। गुणसूत्र के और भी कार्य हैं, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ 2 ही दिया हुआ है, तो आप 2 ही पढ़ो। ठीक है, अब अगला देखो क्या कह रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जीन क्या होता है। जीन के बारे में आपके पेपर में बार बार आता है, तो आपको जीन बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जीन क्या होता है। तो सभी जीवों में आनुवंशिक इकाइयों द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण और एवं संचरण होता है। तो सभी जीवों में आनुवंशिक इकाई क्या होती है, जो आनुवंशिक लक्षणों को लेके जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा, कारक या फैक्टर कहा था। ठीक है, तो मेंडल, हम अभी मेंडल के बारे में पढ़ के आ रहे हैं ना, तो मेंडल ने इसको क्या कहा, कारक कहा या
इसको फैक्टर कहा। जब जॉनसन आए, जोहानसन ने सन 1909 में इसके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। तो पहले तो मंडल आए चले गए, खोज खाज के अपना उन्होंने कारक कारक कह के वो अपना काम निकाल लिया। लेकिन जब जॉनसन साहब आए तो उनको कारक शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा मैं तो चेंज करूंगा इसको, भैया इसका नाम कारक नहीं है, इसका नाम जीन है। तो उन्होंने उसका नाम बदल के क्या रख दिया, जीन रख दिया। ठीक है, जीन, जीन, जिन वाला जिन नहीं जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है। अलादीन का जिन, कौन सा चिराग था, अलादीन का चिराग से निकलता था ना जिन, तो वो वाला जिन नहीं बेटा, ये जीन है और वो जिन है। ठीक है, वैसे जिन भी जो हम ये जीन पढ़ रहे हैं ये भी क्या होता है, एक तरीके से चिराग ही है, मतलब अलादीन का ये आपके जादू ही है कि जो भी माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो जीन लेके आता है। ठीक है, तो जॉनसन ने अपने जॉनसन से जॉनसन और जीन देखो मैच करा ना, जॉनसन और जीन, तो जॉनसन ने ही 1909 में जीन शब्द दिया था। ठीक है, इनका इसका प्रयोग किया था, जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो कह रहे हैं कि जीन गुणसूत्र के क्रोमोनिमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करती हैं। ठीक है, तो क्रोमोनिमा पर माला के मोती, जैसे आपने मोतियों की माला देखी होगी, हाँ मेरे पास थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो मोतियों की माला, ये आपको माला दिख रही होगी ना, तो मोतियों की माला के समान ये रैखिक क्रम में ऐसे ही, जैसे मान लो ये रेखा है तो ऐसे ही ये जुड़ी रहती हैं, ऐसे 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 ये लगी रहती हैं। ठीक है, और इसी में सूचनाएं निहित होती हैं, यही जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यही अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसी के अंदर सूचनाएं निहित रहती हैं। तो यही जब दूसरी पीढ़ी में आपके माता पिता से संतान में जाता है तो यही इसी के द्वारा ही आपके आँख का कलर डिसाइड होता है, आपके बालों का कलर डिसाइड होता है, आपका कलर डिसाइड होता है कि ये कलर कैसा होगा, आपकी हाइट डिसाइड होती है कि आपकी हाइट कैसे होगी। तो इन्हीं सब सूचनाओं, इन्हीं जैसे मोतियों की माला का समान है, तो हर एक में सूचना निहित होती है। मान लो ये एक ये है तो उसमें रहेगा कि आपके आँख का कलर कैसा है, मान लो ये दूसरा है तो ये बताएगा कि आपका हाइट कितनी होगी, ये तीसरा है तो मान लो ये बताएगा कि आपकी आपके आँख का कलर, आपका बाल कैसा होगा, घुंघराला होगा कि सफ़ेद होगा। फिर अगला ये डिसाइड करेगा कि आपकी लंबाई कितनी होगी, हाँ मतलब छोटे होंगे कि मोटे होंगे, फिर आप गोरे होंगे कि काले होंगे, भूरे होंगे, कैसे होंगे। तो ये सारे मतलब हर चीज़ में अलग-अलग सूचनाएँ निहित रहती हैं। यही मोतियों की माला के समान ऐसे गुथी रहती है और इसी में सूचनाएँ निहित रहती हैं। ठीक है? बाय द वे ये मेरे बच्चे का है। जब वो कान्हा बना था तो मैं इसको पहनाई थी और इसका ये पहली बार था। आपका छोटा भाई-बहन, एक तरीके से समझ लो कि वो आपका छोटा भाई है। ठीक? देखो आनुवंशिक लक्षणों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगला कह रहा है कि जीन उत्परिवर्तन की इकाई है या म्यूटेशन है, जिनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। तो जीन ही होता है जिसमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन होता है। इसको जीन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए बेटा। म्यूटेशन वो होता है जिससे क्या हो, बदलाव आ जाए। ठीक है, कि जो जीन था वो जीन उसमें जो सूचना थी वो सूचना ना रह करके कुछ और सूचना हो जाए। ठीक है, इसमें परिवर्तन आ जाए। जैसे मान लो कि आपके माता गोरी हैं और पिता थोड़े काले हैं, तो मान लो कि आपका जो आने वाली अगली पीढ़ी है वो उसका कलर कुछ और हो जाए, मतलब ना वो गोरा हो ना वो काला हो, बहुत ही ज़्यादा गोरा हो जाए। जैसे कभी-कभी देखो कि माँ-बाप उतने फेयर नहीं होते जितना फेयर बच्चा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लैंड से आ गया हो बच्चा। लगता है ना कि बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है बच्चा, कि उतने तो माँ-बाप गोरे नहीं थे जितना बच्चा गोरा हो जाता है। कभी-कभी लगता है कि विदेश से बच्चा आ गया है, इतना तो यहाँ का इंडियन तो बच्चा ही नहीं है। तो कभी-कभी क्या होता है, जीन में म्यूटेशन आ जाता है, जीन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है? तो कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक? अब कह रहा है कि जीन संचरण की इकाई है, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन है, जो जनक से संतानों में पहुँचती है। तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है जीन ही होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। तो एक तरीके से क्या सर ट्रांसमिशन होता है इसका, संचरण कहता रहता है। माता पिता से आया हमारे में, फिर हमारे अंदर से हमारी अगली पीढ़ी में, फिर उससे उसकी अगली पीढ़ी में। तो ऐसे क्या होता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब अगला कह रहा है कि जीन कार्यकी की इकाई है या फिजियोलॉजिकल यूनिट है, ये जीवों के विभिन्न लक्षणों का नियंत्रित करती है, लक्षणों का
नियंत्रण करती है। तो हाँ, सही बात है, ये आपके लक्षणों का नियंत्रण रखती है कि आपके लक्षण कैसे होंगे। लक्षण इन द सेंस कि आपका वही आपकी हाइट कितनी होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आपका मुँह कैसा होगा, आपका ओठ कैसा होगा, आपके नाक कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? आपका जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगला है कि यह जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। तो हाँ, डीएनए में जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जीन का स्थानांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स। अब देखो, कह रहा है कि जनन अंगों की कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जनन अंगों की कोशिकाओं में जब हमारे जो गैमेट्स का निर्माण होता है, उस समय जब गैमेट्स बनता है तो उसी समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि स्पर्म है, तो जब स्पर्म हमको बनाना है तो उसमें क्या होता है, स्पर्म को बनाने के लिए हमें अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मान लो एक स्पर्म है तो उससे क्या बनेगा, 4 क्रोमोसोम्स आपके बनते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी में। तो एक एक शुक्राणु से 4 शुक्राणु बन जाएंगे। तो 4 शुक्राणु कैसे बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि एक किसी भी एक सेल से 4 सेल्स का बन जाना, ठीक है। समसूत्री विभाजन में एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं और अर्धसूत्री में 1 से 4 सेल्स बनते हैं। तो इस विभाजन से युग्मकों या गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन में, अर्ध जैसे कि लिखा ही है ना, नाम से ही देखो, अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा हो जाना। तो इसमें विभाजन के समय क्या होता है, गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, 23 जोड़ी हो जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या आधी जाती है। क्यों आधी जाती है, क्योंकि देखो आधे माता से आने हैं और आधे पिता से आने हैं। तो आधे जो 23 है वो माता से आएगा और वही 23 जोड़ी क्रोमोसोम पिता से आएंगे। तो जब संतान में जाएगा तो टोटल आपका फिर से 46 क्रोमोसोम हो गया, है ना। कितना नेचर देखो कितना इंटेलिजेंट है ना, मतलब कितने अच्छे से काम करती है वो। तो इस विभाजन की संख्या आधी हो जाती है। अब निषेचन के समय माता तथा पिता के गैमेट्स के संयोग से संतानों में गुणसूत्रों की संख्या पुनः पूर्वत हो जाती है। हाँ, तो पूर्वत हो ही जाती है। जैसे माता में भी 46 है, पिता में भी 46 है, तो आधे आधे आए तो भी 46 हो गए। आधे माता से आए, आधे पिता से आए, तो मान लो 23 माता से आए थे और 23 पिता से आए थे। तो 23 + 23 कितने हो गए, 46 हो गए ना। तो जब संतान में आया तो फाइनली 46 क्रोमोसोम ही आए, ठीक। तो पुनः पूर्वत हो जाती है। इस प्रकार संतान को आधे गुणसूत्र माता से तथा आधे पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों के साथ ही उन पर स्थित जीन भी माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो गुणसूत्र में जीन तो होते ही हैं, तो उसी उसी तरीके से आधे जीन माता से और आधे जीन पिता से आ जाते हैं, ठीक है, स्थानांतरित हो जाते हैं। अब डेनमार्क के वैज्ञानिक जोहानसन ने स्पष्ट किया कि अर्धसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र पर स्थित जीन दूसरे समजात गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो सकते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें गुणसूत्र पर स्थित आपको पता है कि गुणसूत्र पर ही क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। तो दूसरे समजात गुणसूत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वैसे ही वो दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे जो 23 क्रोमोसोम माता से आए रहते हैं और 23 जो पिता से आए रहते हैं, उन्हीं के अंदर जीन बैठा रहता है। तो जीन क्रोमोसोम के अंदर या ऊपर मान लो बैठा हुआ है, तो क्रोमोसोम के द्वारा ही वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, ठीक है। ऐसे समझ में आया, जीन का स्थानांतरण हो जाता है। कैसे हुआ, आधे पिता से आधे माता से मिला करके आपके आधे मान लो माता से 23 और 23 पिता से, टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम आपके स्थानांतरित हो जाते हैं संतान में, अगली पीढ़ी में। क्रोमोसोम के ऊपर बैठा रहता है आपका जीन और यही जीन के अंदर ही सूचनाएं निहित होती हैं, ठीक है। अब देखो एलील क्या होता है। प्रत्येक गुण के लिए कम से कम 2 जीन होते हैं, ठीक है। मतलब कोई सा जो भी गुण है उसके लिए 2 जीन का होना आवश्यक है। कोई भी गुण, जैसे मतलब आँख का रंग आपका कैसा होगा, ठीक है, तो उसके लिए 2 जीन होते हैं कि आँख का रंग ऐसा होगा, ठीक है। 2 जीन होते हैं, जैसे आँख काली और भूरी होती है, ठीक है। अतः आँख के रंग के लिए 2 जीन होंगे, ठीक है। एक
काले रंग के लिए और दूसरा भूरे रंग के लिए, ठीक है। ऐसे 2 जीन जो गुड़ के वाहक होते हैं और एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। जो गुड़ के वाहक होंगे मतलब एक क्या था, एक जैसे काला था और एक भूरा था, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एलील हो गए, ठीक है। जैसे राम श्याम, मान लो एक ही माता पिता एक ही हैं, उनके बच्चे क्या है, राम और श्याम हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, एलील्स हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 जीन जो गुण के वाहक होते हैं एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। इनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होगा। जैसे मान लो जुड़वा बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, एक प्रभावी होता है मतलब एक तेज होता है और एक क्या होता है, एक थोड़ा सा उससे कम होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी जुड़वा, जुड़वा में आपने देखा होगा कि कौन सा हीरो था यार, वो नया वाला जो था, वो कौन सा हीरो था, कमेंट करके बताना आप मुझे, वो नाम याद है, वरुण धवन था शायद, क्या पता नहीं। तो जुड़वा मूवी में था शायद। उसमें देखो एक काफ़ी स्ट्रांग रहता है मारपीट करने में और एक बहुत ही दबा रहता है। तो जो एक अगर जुड़वा है तो एक दबा है, एक कैसा है, कम प्रभावी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एल्स भी होते हैं। इनमें से क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, ठीक है। इनमें यदि एक समजात गुणसूत्र के जोड़े के एक सदस्य पर स्थित होता है तो दूसरा दूसरे पर स्थित होता है, ठीक है। तो एलील का मतलब क्या होता है, एक तरीके से समझो कि जैसे हर जीन के लिए अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है। जैसे एलील ही तय करता है बेटा कि कौन सा लक्षण प्रकट होना है। जैसे समझो कि एलील और जीन में कंफ्यूज मत होना। तो जीन 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 जो होता है हर जीन के लिए अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कि जीन जो होता है वो आंखों के रंग को डिसाइड करता है कि आँख का रंग आपका कैसा होगा, ये जीन ने आपके डिसाइड किया, क्योंकि जीन जो होता है उसमें बहुत सारी सूचनाएं निहित होती हैं, ठीक है। तो जीन आपके डिसाइड करेगा कि आँख का रंग कैसा होगा। लेकिन अब यहाँ सुनो, एलील का काम क्या है। एलील क्या करता है, एलील ये तय करेगा कि आँख नीली होगी या काली होगी या भूरी होगी या हरी होगी या बैंगनी होगी, ये एलील डिसाइड करता है। आँख का रंग डिसाइड करेगा जीन, लेकिन अब आँख में भी तो कई वैरायटी होगा। जैसे मान लो आपने खाया आइसक्रीम, अब आइसक्रीम जब आप दुकान पे लेने जाओगे तो दुकान वाला पूछेगा कि बाबू भैया कौन सा फ्लेवर आपको चाहिए, बाबू बहनी भैया पूछी भैया कौन एक कलर का तुम्हें फ्लेवर चाहिए, कौन फ्लेवर चाहिए तुम्हें, बटर स्कॉच चाहिए कि और कौन सा वनीला चाहिए कि कौन फ्लेवर के चाहिए। तो तू बताइबा ना कि कौन कलर के चाहिए, कौन फ्लेवर के चाहिए। तो वैसे है कि आपका जो जीन है वो आइसक्रीम है, ठीक है। अब उसका फ्लेवर जो है वो एलील है, वनीला, बटर स्कॉच और पता नहीं बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है, फेवरेट फ्लेवर वाला आइसक्रीम कौन सा है। तो आइसक्रीम क्या हुआ, जीन हुआ, ठीक है। अब उसका फ्लेवर एलील हुआ। वैसे ही आँख का रंग कैसा होगा ये तो डिसाइड कर रहा है जीन, लेकिन आँख आँख में भी तो कलर बहुत हो गए, किसी की बुरी। आप मुझे बताने कि आपकी आँख का कलर कौन सा, आपकी आँख बुरी है कि नीली है या काली है या हरी है या बैंगनी है या पीली है, कौन से कलर की आपकी आँख है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो जीन कैसा है, जीन तय करेगा आँख का रंग कैसा है। लेकिन अब वैसे ही मान लो जीन ने तय किया कि आपका बाल कैसा होगा। अब ठीक है, अब बाल में भी तो कई वैरायटी के बाल हैं, किसी के बाल बहुत पतले होते हैं, किसी के बाल बहुत मोटे होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल कैसे होते हैं, कर्ल होते हैं, घुंघराले होते हैं। अब बाल में भी अब ये जो ये डिसाइड कर रहा है कि सीधा होगा, काला होगा, घुंघराला होगा, ये आपका एल डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन अब बाल का रंग अगर कह दिया कि बाल कैसा होगा तो ये जीन करेगा, ठीक है। और उसके अंदर और अंदर घुसोगे तो मतलब यही कि कलर आपका स्ट्रेट हुआ या कर्ल हुआ, ये डिसाइड कौन कर रहा है, एल डिसाइड कर रहा है। तो जीन और एल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जीन के अलग अलग वैरायटीज होते हैं, एलेल्स, ठीक है, समझ में आया। तो प्रत्येक गुण के लिए कम से कम 2 जीन होते हैं। अगला हमारा क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, तो लक्षणों का प्रकटन कैसे होता है। अनुवांशिक गुणों की वंशागति की क्रियाविधि इस प्रकार होती है कि डीएनए का खंड जीन एक सूचना का स्रोत होता है, ठीक है, जो संतति में विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण नियंत्रित करता है। जो आपकी संतति होती है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या प्रोटीन जीव के गुणों को निर्धारित करता है,
तो जो आपका डीएनए होता है ना बेटा, यही क्या कराता है, यही प्रोटीन को बनाने के लिए मदद करता है। कि अब प्रोटीन तो आपको पता है कि प्रोटीन आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है, आपकी बालों के लिए, आपके बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत जरूरी है ना प्रोटीन। तो डीएनए ही बोलता है कि प्रोटीन बनाओ, डीएनए ही प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये क्या कराता है, प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ठीक है, कि कितना बनना है, कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है, ये सारी चीजें डीएनए डिसाइड करता है, ठीक है। अब प्रोटीन जीव के गुणों को निर्धारित भी करता है। अब जो जीव के गुण कैसे होंगे, ठीक है, ये निर्धारित कौन करता है, आपका डीएनए ही निर्धारित करता है। क्योंकि लैंगिक जनन में दो जीवों का डीएनए भाग लेता है, एक माता का एक पिता का, ठीक है। तो दो जीवों का डीएनए भाग लेता है, अतः संतति में दोनों के गुण वंशानुगत होने की संभावना होती है। तो आपकी जो संतान होती है उसमें तो दोनों के गुण आएंगे ना, माता के भी आएंगे और पिता के भी आएंगे, तो संभावना बनी रहती है। अब ये हम क्लियर नहीं कह सकते, वो तो जब बेबी होता है तभी हम बता पाते हैं ना कि अब ये चीजें, आपकी नाक पापा पे गई है, आँख तो मम्मी जैसी है, आँख तो नीली है, बुआ पे चली गई है, किसी की तो नानी पे भी चली जाती है, किसी की तो दादी पे भी चले जाते हैं, बाबा पे भी चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी, ऐसे ही इनका विस्तार होता रहता है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे का हम कल देखेंगे, तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एलील और जीन में कंफ्यूज मत होना, जीन बड़ा होता है और उसके पार्ट जो होते हैं वो एलील होते हैं, ठीक है। ऑटोसोम 22 होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं और 44 ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। 22 पेयर और 44 ऑटोसोम, ठीक है, मतलब 22 पेयर ऑटोसोम और 44 ऑटोसोम एक ही चीज है, अलग नहीं है। और एक चीज और याद रखना है कि सेक्स क्रोमोसोम और हेट्रोसोम एक ही होता है, जैसे ऑटोसोम वैसे ही हेट्रोसोम। ऑटोसोम मतलब सेम टाइप के, हेट्रोसोम मतलब डिफरेंट टाइप के, मेल और फीमेल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कल